हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफपीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम एक और जे पीएससी का पेपर जो है वो सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफपीएच को। तो दोस्तों, 61 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट हम करेंगे, क्योंकि 60 से ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं। तो हम 61 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे और 120 तक पूरा पेपर जो है इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी क्वेश्चन नंबर 61 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 kg ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो 1 kg फोर्स जो है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वेक्टर्स का क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज इज इक्वल टू पी, रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज ईच इक्वल टू पी एंड एक्टिंग एट राइट एंगल इज। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का, तो वो किसके इक्वल होता है। तो आपको पता ही है रिजल्टेंट का जो हमारे पास निकल के आता है वो किसके बराबर होता है। वो होता है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 ट्वाइस P1 P2 ट्वाइस P1 P2 कॉस थीटा। तो हमारे पास कॉस थीटा जो राइट एंगल है, तो कॉस 90 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये P1 स्क्वायर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर वो 2P स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास P स्क्वायर को रूट से बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास अंडर रूट में 2 आ जाएगा। तो 2 अंडर रूट 2P हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी व्हेन रेस्ट इज नोन एज। तो रेस्ट में जो फ्रिक्शन होती है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो रेस्ट में जो फ्रिक्शन होती है तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो ए आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ बॉडी फॉलोज फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इट पोजेसेस डैश डैश वेट। तो जब हमारे पास फ्रीली एक बॉडी फॉल कर रही होती है तो उस वक्त जो है इसका वेट क्या होता है। तो वेट उस वक्त जो है वो हम 0 मान के चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। तो हमारे पास जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ आपको पता ही होना चाहिए कि हुक्स लॉ वैलिड कब तक होता है। हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है। तो आपको पता ही होगा हमारे पास जो हुक्स लॉ होता है, तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करते हैं। तो वो स्ट्रेट कहाँ तक होता है हमारे पास, जहाँ तक वो स्ट्रेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के बाद उसमें थोड़ी डिफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर कुछ हमारा ऐसा ग्राफ आ जाता है। तो ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो जहाँ तक स्ट्रेट हमारा जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है एक लीनियरली स्ट्रेट लाइन आ जाती है, वहाँ तक हम कहते हैं कि हुक्स लॉ वैलिड होता है। तो किस लिमिट तक होता है, इलास्टिक लिमिट तक। तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ टू द लीनियर स्ट्रेन। तो आपको पता ही होगा लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपने लिखा होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम जो है क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। तो हमारे पास पॉइजन रेशियो जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो वो होता है हमारे पास लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो हमारा डी ऑप्शन है। तो हमारा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है। तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन इज मैक्सिमम वायर द शियर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कहाँ पर मैक्सिमम होता है, तो ये हर एक को पता ही होना चाहिए हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पर होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली एक बीम दिखाता हूँ। ये अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसमें हमारे पास यहाँ पर सेंटर पे एक लोड लग रहा है। तो हमारा जो है शेयर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसे बनता है इसका, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम देखेंगे तो वो ऐसे बन जाता है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, यहाँ पर मैक्सिमम होता है बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पर जो है शेयर फोर्स की साइन चेंज होती है। तो इस केस में हमारे पास आंसर जो आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा हमारे पास
चेंजेस साइन। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पर होता है, जहां पर शेयर फोर्स जो है साइन अपनी चेंज कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम्स में आने के चांसेस है। तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, तो जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होता है कैंटिलीवर बीम का, वो फ्री एंड पे कितना होता है। तो फ्री एंड आपको पता ही होगा, हमारे पास कैंटिलीवर बीम जो होता है, ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम होता है। तो कैंटिलीवर बीम में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लोड दिखा रहा हूं, अगर हमारे पास यूनिट लोड लग रहा है हमारे पास, या फिर एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है एंड पे, तो हमारे पास शेयर फोर्स की डायग्राम जो है, शेयर फोर्स की डायग्राम कैसे बन जाती है, ऐसे हमारे पास शेयर फोर्स की डायग्राम बन जाती है, और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम कुछ ऐसे बन जाती है, अगर आपको याद होगा। तो बेंडिंग मोमेंट जो है फ्री एंड पे जीरो होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को फ्री एंड कहते हैं। तो फ्री एंड पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो होता है। तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम जो है वो जीरो आ जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर जो है हमारे पास वो जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द बीम अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको सेक्शन मॉडुलस पूछा गया है। तो सेक्शन मॉडुलस आपको पता ही होना चाहिए। हमारे पास अगर हम सेक्शन मॉडुलस देखते हैं, तो सेक्शन मॉडुलस जेड होता है, हम जेड से डिनोट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई के इक्वल, वाई जो होता है, वाई होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो वाई मैक्स होता है ये। तो आई क्या होता है हमारे पास, बी डी क्यूब बाई 12, और हमारे पास वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई की वैल्यू होती है डी बाई टू, डी बाई टू होती है हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बी डी स्क्वायर अपॉन 6 होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता ही होगा कि इसका आंसर जो है वो सेक्शन मॉडुलस जो है रेक्टेंगुलर के लिए बी डी स्क्वायर अपॉन 6 होता है। और अगर आपको सर्कुलर के लिए याद रखना है, सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारे पास सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू जो होती है वो होती है पाई डी क्यूब अपॉन 32 शायद। तो वो भी आपको याद रखना ही होगा, ये सेक्शन मॉडुलस आप याद रखना, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 70th नंबर क्वेश्चन। तो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो हमारे पास जो बैरोमीटर होता है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, जहां पर भी बैरोमीटर पूछा गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली जो है आपको टिक करना होता है। तो बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारे पास 71th क्वेश्चन जो है वो है, ए चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो दिया हुआ है। तो इकोनॉमिकल सेक्शन किसे कहते हैं, मैंने डेरिवेशन भी करवाई है। इकोनॉमिकल सेक्शन ट्रायंगुलर सेक्शन होता है हमारे पास, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होता है, और हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसके लिए जो है मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन मैंने बताए हुए हैं। तो उसके लिए क्या होता है, इट गिव्स द मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड बेड स्लोप। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज होना चाहिए, तो ये ठीक है। इट गिव्स द मिनिमम वेटेड पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है वो वेटेड पेरीमीटर जो है वो मिनिमम होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द लेसर एक्सकेवेशन फॉर द डिजाइनिंग अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये भी इसमें ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये तीनों जो चीज़ें हैं ये ठीक बोली गई है। मैक्सिमम डिस्चार्ज होना चाहिए, और कटिंग भी हमें कम करनी चाहिए, होनी चाहिए, और मिनिमम वेटेड पेरीमीटर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम जो कंडीशन डिराइव करने के लिए यूज़ करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम पेरीमीटर को जो है वो डिराइव करते हैं। तो मिनिमम के लिए हम जो है वो कंडीशंस निकालते हैं। तो जिसके लिए आपको वीडियो दिया हुआ है चैनल पे, वहां पर आप देख सकते हैं कि हम जो है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो है डिफरेंट सेक्शंस के लिए कैसे निकालते हैं, और उसकी जो मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शनल है उसके लिए जो कंडीशंस दी हुई होती है तो वो भी मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसीलिए आपको वो वीडियो देखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्वेइंग इन ऑर्डर टू इंश्योर। तो हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों करते हैं, तो होल टू पार्ट हम वर्किंग क्यों करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि हम इसमें एरर्स को लोकलाइज करते हैं, मतलब कि एरर्स को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सर्वे वर्क इज कंप्लीटली मोर क्विकली, तो गलत आंसर है। नंबर ऑफ एरर्स इज मिनिमम, प्लॉटिंग इज डन मोर क्विकली, एरर्स एंड मिस्टेक्स ऑफ वन पोर्शन डू नॉट इफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। तो इसका आंसर जो है वो डी आना चाहिए, मतलब कि एरर्स जो है उसको हम लोकलाइज करते हैं, तो एक साइड का एरर जो है दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। तो एरर्स
ये आप याद रखना। लोकलाइज एरर्स, एरर्स को लोकलाइज करने के लिए हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है एरर्स एंड मिस्टेक्स ऑफ वन पोर्शन डू नॉट इफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। मतलब कि एक पोर्शन के एरर्स को हमने लोकलाइज किया, उसकी वजह से दूसरे जगह पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, चैन सर्वेइंग इज मोस्ट सूटेबल व्हेन। तो चैन सर्वेइंग हम क्यों करते हैं, कहां कहां पर सूटेबल होती है हमारे पास चैन सर्वेइंग जो होती है। चैन सर्वेइंग कहां पर सूटेबल होती है, एरिया टू बी सर्वेड इज स्मॉल, ये भी आ सकता है इसका। ग्राउंड इज फेयरली लेवल, तो विथ सिंपल डाटा, तो ये भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल। तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन डी होगा, मुझे तो लगता है इसका ऑप्शन डी होगा, लेकिन अगर हम अप्रोप्रिएट हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है वो बी भी हो सकता है। लेकिन आप इन दो में ये आप खुद से डिसाइड कर लेना कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो ये क्योंकि सॉल्वर्ड पेपर्स नहीं दिए होते हैं, तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से देख लेना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मुझे लगता है या तो डी होगा या फिर बी होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 74th क्वेश्चन जो है, अ टाई लाइन इन द चैन सर्वेइंग। तो हम टाई लाइन जो है वो हम चैन सर्वेइंग में क्यों यूज करते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है टाई लाइन क्या होती है। इट इनेबल सर्वेयर टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स विद विच आर फार अवे फ्रॉम द मैन चैन लाइन्स। तो हमारे पास जो ये होते हैं, जो मेन स्टेशन को ज्वाइन करती है लाइन्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, ये जो है ये लाइन्स, ये हमारे पास आ जाती है मेन लाइन्स। इसके बाद हम कुछ इंटरमीडिएट स्टेशन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाई लाइन्स। टाई लाइन्स से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ लोकेटेड है, कोई लोकेटेड है, तो इन डिटेल्स को हम उठाते हैं। तो इसीलिए टाई लाइन्स जो है सर्वेयर को इंटीरियर डिटेल्स लोकेट करने में मदद करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स बाय। तो ऑप्टिकल स्क्वायर में एंगल्स हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसका आंसर जो है डबल रिफ्लेक्शन है। कुछ लोग इसका आंसर जो है वो रिफ्लेक्शन लिखते हैं, लेकिन जो है ऑप्टिकल स्क्वायर डबल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तो ये आपको याद रखना है, डबल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर। ये आप याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है, इफ द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन इज दिस एंड इट इज बैक बियरिंग विल बी। अगर फोर बियरिंग ये है तो हमारे पास बैक बियरिंग क्या आ जाएगी इसकी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं ड्रा करने की कोशिश करूंगा। तो ये होता है हमारे पास नॉर्थ, साउथ होता है ये ईस्ट, और ये होता है हमारे पास वेस्ट। तो हमारे पास क्या दिया है, नॉर्थ टू वेस्ट क्या दिया है, ये नॉर्थ है हमारे पास, ये वेस्ट है। तो हमारे पास लाइन कुछ ऐसे दी हुई है, तो लाइन कुछ ऐसे दी हुई है, और ये एंगल जो है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो एंगल ये दी हुई है, ये जहां जो मैं एंगल दिखा रहा हूं। तो हमें जो है इसका बैक बियरिंग निकालना है, तो बैक बियरिंग इस लाइन की ये होगी। तो बैक बियरिंग अगर ये है, तो ये और ये एंगल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, तो इसका आंसर जो है सेम टू सेम होगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, इसका आंसर जो सेम ही होगा, लेकिन जो है डायरेक्शंस आपको देखनी है। अब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हमारे पास एंगल तो सेम ही होगा, लेकिन किस से कहां की तरफ जा रहे हैं, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो साउथ टू ईस्ट 26 डिग्री 35 मिनट्स, सेम टू सेम हमारा आंसर यही आ जाएगा। ये हमारे पास फोर बियरिंग आ गया, और ये हमारे पास बैक बियरिंग आ गया। तो आई होप कि आपको आंसर जो है वो ऑप्शन ए पता चल गया होगा कि कैसे हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा, बेंचमार्क प्लस बैक साइड जो हमारे पास आ जाती है वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है। हर एक को पता होना चाहिए, ये बेंचमार्क प्लस बैक साइड जो हमारे पास आ जाती है वो होती है क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके इक्वल आ जाती है, बेंचमार्क प्लस बैक साइड, बीएम प्लस बीएस जो है आपको पता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा, 77th का आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग द सेम एलिवेशन अबाउट द डेटम सरफेस इज नोन एज। तो हमारे पास जो लाइन ज्वाइन करती है
सैम एलिवेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारे पास क्या कहती है, तो उसको हम कंटूर लाइन कहते हैं। तो कंटूर लाइन आ जाती है हमारे पास, वो लाइन जो सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करती हैं। आपको पता ही होगा कंटूर लाइन की डेफिनेशन ही यही है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग ऑफ द वर्क इज डन साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली कहां पर हम वर्क करते हैं, तो आपको यह भी पूछा जाता है, बहुत बार यह पूछा जाता है कि प्लॉटिंग और जो है हम सर्वे वर्क जो फील्ड वर्क करते हैं वो किस में सेम टू सेम टाइम करते हैं, तो प्लान टेबलिंग में करते हैं। प्लान टेबलिंग में वहां पर ही हम टेबल लगाते हैं, वहां पर ही हम लोकेट भी करते हैं और वहां पर ही साथ साथ ड्रा भी करते हैं। तो यह भी कभी कभार पूछा जाता है कि प्लान टेबल कौन सा टाइप ऑफ सर्वे ऐसा है जिसमें जो है ऑफिस वर्क बहुत कम होता है। तो ड्राइंग जब हमने वहां पर ही की तो प्लान टेबलिंग में ही ऑफिस वर्क भी सबसे कम होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज नॉर्मली मेड ऑन इट्स। तो फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग आपको पता ही होना चाहिए वैसे, तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो ब्रिक होती है, तो ब्रिक का टॉप सरफेस ये होता है और टॉप सरफेस में जो है यहां पर जो थोड़ा डिप्रेशन लगा होता है ब्रिक में, तो जहां पर नाम वाम लिखते हैं ब्रिक का, तो यहां पर जो डिप्रेशन होता है इसी को हम फ्रॉग कहते हैं। तो फ्रॉग जो है वो टॉप सरफेस पे होता है। तो टॉप सरफेस पे हमारे पास ब्रिक में जो है फ्रॉग होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट है 81वां क्वेश्चन। तो 3 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड। तो हमारे पास 43 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसमें 3 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 3 days की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो आपके लिए जो है 3 days, 7 days एंड 28 days की स्ट्रेंथ दी होती है 43 ग्रेड के लिए, 33 ग्रेड के लिए और 53 ग्रेड सबके लिए। तो वो वैल्यूज आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस रेंज में होती है। तो आपको ये याद रखना है कि 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर 3 दिन में स्ट्रेंथ आ जाती है 43 ग्रेड सीमेंट की। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, ली चैटलियर एपैरेटस इज यूज्ड टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो हमारे पास ली चैटलियर एपैरेटस जो होता है, आपको मैंने कल भी दिखाया था, ऐसे हमारे पास ली चैटलियर एपैरेटस होता है। तो ये किसके लिए हम यूज करते हैं, साउंडनेस के लिए। तो ली चैटलियर एपैरेटस आपको याद रखना है, साउंडनेस के लिए हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। तो स्लम्प टेस्ट हर एक को पता होना चाहिए वैसे, तो स्लम्प टेस्ट हम वर्केबिलिटी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट 84th क्वेश्चन, विद द इंक्रीज इन वाटर बल्किंग ऑफ द सैंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इंक्रीज जब हम वाटर को करते हैं सैंड में, बल्किंग क्या हो जाती है। बल्किंग हमारे पास पहले तो इंक्रीज हो जाती है फिर डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहां पर डिक्रीज का कोई नहीं दिया है, इंक्रीज और डिक्रीज एक ही ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। तो आप इंक्रीज यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब हमारे पास ड्राई सैंड होता है, ड्राई सैंड में जब हम मॉइस्चर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, उसका बकलिंग इंक्रीज हो जाता है। बकलिंग क्या होता है, बकलिंग होता है सैंड का हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम बकलिंग कहते हैं। तो बकलिंग जो है, बल्किंग जो है वो 4% मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम होता है, 4 to 5 लिखा जाता है। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बल्किंग ऑफ द सैंड जो है वो मैक्सिमम कब होती है, वो 4 to 5% जो है मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम होती है। और उसके बाद 4% से ज्यादा अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तो उससे बल्किंग जो है वो डिक्रीज भी हो जाती है। तो लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहले इंक्रीज हो जाती है कुछ हद तक। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, इरिगेशन इज नेसेसरी इन एन एरिया। तो इरिगेशन कहां पर नेसेसरी होती है, तो यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन इज नेसेसरी इन द एरिया वेयर देयर इज अ स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, मतलब कि रेनफॉल बहुत कम होती है। वायर द रेनफॉल इज नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर द कमर्शियल क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड मोर वाटर, कहीं पर कमर्शियल क्रॉप्स के लिए हमें ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। तो हर एक जगह जो है हमें इरिगेशन चाहिए होती है, चाहे वो रेनफॉल कम हो रहा हो या रेनफॉल नॉन यूनिफॉर्म हो या हमें ज्यादा वाटर की जरूरत हो, हर एक जगह पर हमारे पास क्या होना चाहिए, इरिगेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं 86, द पाइप संक इनटू द ग्राउंड टू टैप द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड। तो अगर हम एक पाइप संक करते हैं, जमीन में एक पाइप गाड़ देते हैं, तो उसकी वजह से जो है हम वाटर को जो है
ट्रैप करते हैं, मतलब कि वाटर को निकालते हैं, तो उसे हम ट्यूबवेल कहते हैं। तो ये आपको पता ही है, ट्यूबवेल होता है जो जिसमें हम पाइप लगाते हैं। एक होता है ओपन वेल, ओपन वेल होता है जिसमें पाइप नहीं लगाई जाती है, ऐसे ही खोदा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर इज डैश डैश व्हेन द वाटर इज टू बी एसिडिक। तो एसिडिक कब होता है? जब हमारे पास पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होती है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पीएच जो है 7 होता है अगर हमें एक वाटर देखना है कि वो एसिडिक है। एसिडिक जो है 7 पे जो है न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर बेसिक होता है, और 7 से नीचे जो है एसिडिक होता है। तो इसका आंसर जो है वो 7 लेस देन 7 आ जाएगा, बी पार्ट। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम जो मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं हर एक जगह, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो क्लोरीन होता है। हर एक को पता है क्लोरीन जो है ज्यादातर डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है दुनिया में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैन होल्स इन द सीवर लाइन इज प्रोवाइडेड फॉर। तो मैन होल्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? मैन होल्स जो प्रोवाइड करते हैं ये हम पीरियाडिक क्लीनिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, या फिर अगर हमारे पास कुछ पीरियाडिक क्लीनिंग के लिए ही हम प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोवाइडिंग ऑक्सीडेशन ये नहीं है इसमें, तो रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ सीवेज ये भी नहीं है। क्योंकि अगर जो है सीवर में कहीं पर हमें लग रहा है कि वहां पर कुछ जमा हो गया है, तो उसको जो है क्लीन करने के लिए क्या प्रोवाइड किए जाते हैं? मैन होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैन होल्स आपको पता ही होगा। तो सेप्टिक टैंक क्या होता है? सेप्टिक टैंक सेडिमेंटेशन टैंक होता है, डाइजेशन टैंक होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन और डाइजेशन टैंक होता है। तो हमारे पास जो सेप्टिक टैंक होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कॉम्बिनेशन होता है सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन टैंक भी। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? हमारे पास जब टैंक में जो है सीवर आ जाता है, सीवेज आ जाता है, तो सीवेज की वजह से सेटलिंग भी, एक तो सेटलिंग भी होती है और दूसरा इसमें रिएक्शंस भी होती है, मतलब कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन भी इसी में होता है। तो सेप्टिक टैंक कॉम्बिनेशन होता है सेडिमेंटेशन का और डाइजेशन का। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस विच इज यूज्ड फॉर वेहिकुलर ट्रैफिक। तो हमारे पास वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए जो हम यूज करते हैं रोड को, उस सरफेस को क्या कहा जाता है? उसको कैरेज वे कहा जाता है। ये हर एक को पता ही होना चाहिए। वैसे द रोड कनेक्टिंग कैपिटल सिटीज ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड। अगर ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं रोड्स विच कनेक्टिंग द कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब इसने स्टेट्स लिखा हुआ है। अगर ये स्टेट लिखता तो हम जो है इसको स्टेट हाईवे लिख देते, लेकिन इसने स्टेट्स कहा है तो मुझे लगता है नेशनल हाईवे कहना चाहिए हमें इसको। लेकिन आप खुद से डिसाइड कर लेना कि स्टेट हाईवे, मुझे तो अंग्रेजी लिखने में इसने कुछ गलती की हुई है। तो अगर हम डिफरेंट स्टेट्स, इसको अगर इसने डिफरेंट स्टेट्स लिखा होता है तो नेशनल हाईवे, अगर स्टेट लिखा होता है तो उसको स्टेट हाईवे कह सकते थे, लेकिन इसने स्टेट्स लिखा हुआ है तो ये डिफरेंट स्टेट्स मुझे लगता है, तो नेशनल हाईवे इसका आंसर आ सकता है। आई होप कि आप देख लेंगे खुद से कि इसका आंसर क्या आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द रोड रेस्ट्स। तो जो जमीन की ऊपर वाली सतह है जिसके ऊपर हम जो है फिर रोड का काम करते हैं। तो रोड का काम हम कहां पर करते हैं? सबग्रेड। हम एक सबग्रेड बनाते हैं, मतलब कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, उस सबग्रेड बनाते हैं। फिर उसके बाद सब बेस, बेस एंड सरफेस कोर्स बनाते हैं। तो जो सॉइल की टॉप लेयर होती है जिसके ऊपर जो है रोड बनाते हैं उसे हम सबग्रेड कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सबग्रेड आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, the inward tilt given to the cross section of the road surface through the length of the horizontal curve is known as। तो हमारे पास जब horizontal curve होती है, horizontal curve होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कर्व है, तो यहां पर जो है हम बाहर वाले रोड को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं और ऊपर वाले रोड को थोड़ा नीचे की तरफ रखते हैं। तो ये जो हमारे पास ये स्लोप जैसा आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? सुपर एलिवेशन कहा जाता है, कांट भी कहा जाता है और बैंकिंग भी कहा जाता है। तो इन तीनों को जो है सुपर एलिवेशन कहा जाता है या बैंकिंग कहा जाता है, कांट कहा जाता है। इसका ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, क्योंकि सुपर एलिवेशन को ही हम कांट कहते हैं और बैंकिंग भी उसी को कहा जाता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, डी पार्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर डी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, द ग्रेडियंट ऑफ द रोड डिपेंड्स अपॉन। तो हम जो ग्रेडियंट देते हैं रोड पे, रोड का ग्रेडियंट क्या होता है? ये अगर हमारे पास रोड है तो हम अलोंग द लेंथ इसका जो है
थोड़ा ग्रेडियंट दे देते हैं, मतलब कि ये थोड़ा स्लोप दिया जाता है, ये थोड़े स्लोप पे दिया जाता है। तो ये ग्रेडियंट जो है किस पे डिपेंड करता है? ये ग्रेडियंट जो है नेचर ऑफ ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, रेनफॉल ऑफ द लोकेलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। मतलब कि ग्रेडियंट जो है, रोड का ग्रेडियंट इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ट्रैफिक, नेचर ऑफ द ग्राउंड एंड रेनफॉल ऑफ द लोकेलिटी, इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर जो है वो डी पार्ट आना चाहिए। तो डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 95th हमने किया, 96th आंसर का आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, 96 जो पार्ट है, तो कोहेशन लेस सॉइल आर, इनमें से कोहेशन लेस सॉइल कौन सी होती है? तो फाइन ग्रेन सॉइल जो है वो कोहेसिव सॉइल होती है, और जो हमारे पास कोर्स ग्रेन सॉइल होती है वो कोहेजन लेस सॉइल होती है। तो सैंड जो है कोहेजन लेस सॉइल आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 97th जो क्वेश्चन है, अ फाइन ग्रेनेड सॉइल अ फाइन ग्रेनेड सॉइल हैज लो परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी कम होती है फाइन ग्रेनेड सॉइल की, ये तो ठीक है। हैज हाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होती है सॉइल की, फाइन ग्रेनेड सॉइल्स की। मे और मे नॉट बी प्लास्टिक, तो ये ऑप्शन भी इसका ठीक ही है। तो हमारे पास आंसर जो है डी आ जाएगा, क्योंकि फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की परमेबिलिटी कम होती है, ये तो पता ही है। कंप्रेसिबल ज्यादा होती है, ये भी पता ही है, क्योंकि मोर्टमोरिलोनाइट जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, वो एक क्ले मिनरल है। नेक्स्ट आ जाते हैं मे और मे नॉट बी प्लास्टिक। तो हमारे पास सिल्ट होता है जो प्लास्टिसिटी कम होती है सिल्ट की, और हमारे पास जो क्ले होता है वो ज्यादा प्लास्टिक होता है। तो वो दोनों जो है फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स में आ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ क्ले। क्ले का मैक्सिमम पार्टिकल साइज क्या होता है? मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ क्ले जो है वो 0.002 होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए, या फिर 2 माइक्रोन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। टोटल वॉल्यूम दिया है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है पोरोसिटी होता है। तो पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। और अगर हमें वॉइड रेशियो देखना होता है, वॉइड रेशियो किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो पोरोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इफ W is the water content and gamma is the unit weight of the soil mass, what is the unit weight of the dry? ड्राई के लिए आपको पता ही है, गामा ड्राई जो होता है वो होता है गामा डिवाइड बाय 1 + W। तो ये कुछ रिलेशंस है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो गामा डी जो होता है, ड्राई यूनिट वेट जो होता है वो होता है गामा अपॉन 1 + W। ये मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है। इन द फ्री वोर्टेक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 101 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फ्री वोर्टेक्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ रेडियस, डिक्रीजेज विथ रेडियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फ्री वोर्टेक्स जो होता है, जो हमारे पास फ्री वोर्टेक्स होता है, फ्री वोर्टेक्स में जो है एंगुलर मोमेंटम हमारा जो है वो कांस्टेंट होता है, ये आप याद रखना है। MV/R होता है, एंगुलर मोमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहां पर V और R जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमारे पास जो है वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ रेडियस, हाँ ये आ जाएगा, इसका आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, रेडियस हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज विथ रेडियस, जितना इंक्रीज हो जाएगा रेडियस में उतना हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है कि फ्री वोर्टेक्स जो होता है इसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंट हमारा कांस्टेंट होता है। और जो हमारा जो है वोटेक्स फ्लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोटेक्स फ्लो हमारे पास होते हैं। एक होता है फोर्स्ड वोटेक्स, उसमें जो है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि वहां पर जो है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, m ओमेगा इज इक्वल टू VR होता है। तो वहां पर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके बराबर? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है
मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज दैट ऑफ, तो मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी किसकी होगी, तो हार्ड रॉक की होगी। ये तो हर एक को पता ही होना चाहिए, अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं है तो उसको भी पता होना चाहिए। फॉर द रेक्टेंगुलर फाउंडेशन ऑफ विड्थ बी, द इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन, तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी जो है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये पूछा गया है आपसे। तो इसेंट्रिसिटी जो है वो b/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास जो है अगर आपने रेक्टेंगल के लिए देखा हुआ है तो ये हमारे पास ऐसे कुछ कर्न बन जाता है। कर्न क्या होता है, कर्न होता है कि जिसमें हम जो है लोड को कहीं पर भी लगा सकते हैं और टेंसाइल फोर्स नहीं आ जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये हमारे पास b/3 के बराबर होता है, b/3 के बराबर यहाँ से यहाँ तक, और अगर हमें सेंटर से देखना है तो सेंटर से b/6 आ जाएगा, तो इसका आंसर b/6 आ जाएगा। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है वो b/6 आ जाएगी, ताकि हमारे पास जो है टेंसाइल फोर्स एग्जिस्ट ना कर जाए। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कैविटी वॉल हम प्रोवाइड करते हैं। तो कैविटी वॉल क्या होती है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैविटी वॉल होती है, अगर हमारे पास हम डबल वॉल बना देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर कैविटी भर देते हैं। ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी की वजह से जो है अंदर हीट नहीं जा सकती है, अंदर जो है साउंड नहीं जा सकता है, और जो है डैम्पनेस भी प्रोवाइड, अगर यहाँ पर ये आउटर वॉल है, इसमें अगर थोड़ी डैम्पनेस है तो इनर वॉल में डैम्पनेस नहीं चली जाती है। तो ये हर एक के लिए प्रोवाइड की जाती है ये कैविटी वॉल, डैम्पनेस प्रिवेंट करने के लिए भी, इंसुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी, हीट इंसुलेशन के लिए भी, और साउंड इंसुलेशन के लिए भी। तो ये कैविटी वॉल जो है तीनों फायदे हमारे पास देते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 105, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अरेंजमेंट ऑफ द सपोर्ट्स प्रोवाइडेड अंडरनीथ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेबिलिटी इज नोन एज, तो स्टेबिलिटी को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके नीचे हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम अंडरपिनिंग कहते हैं। तो ये आप याद रखना है, उसको हम अंडरपिनिंग कहते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑफ द रिटेनिंग वॉल एक्ट्स एट, जो हमारे पास रिटेनिंग वॉल का, आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं कि रिटेनिंग वॉल जो होती है, ये हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल होती है, ये हमारे पास रिटेनिंग वॉल है। तो ये हमारे पास बेस होती है, तो बेस से ऊपर कितने पर हमारे पास जो है रिटेनिंग वॉल के ऊपर प्रेशर लगता है, तो इस साइड को हम h/3 कहा जाता है। तो h/3 पे जो है रिटेनिंग वॉल पे फोर्स एक्ट करता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट फॉर, जिप्सम किस लिए ऐड करते हैं हम सीमेंट में, तो जिप्सम आपको पता ही होगा, जिप्सम क्या होता है, एक रिटार्डर होता है, मतलब कि ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, मतलब कि सेटिंग जल्दी नहीं होने देता है। तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट को का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जिप्सम ऐड किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 108 क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट इन द सीमेंट इज, प्रेशर द प्रेशर ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट इन द सीमेंट, प्रेशर तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये कुछ प्रेजेंस ऑफ डाइकैल्शियम सिलिकेट इन द सीमेंट, ये प्रेजेंस होना चाहिए। हाइड्रेट्स द सीमेंट स्लोली, जनरेट्स द लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, और इसके बाद है हैज मोर रेजिस्टिविटी टू द सल्फेट अटैक, तो इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा। डाइकैल्शियम सिलिकेट जो है वो स्लोली हाइड्रेट करता है, ये आपको पता ही है, जो स्लोली हाइड्रेट करेगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम ही होगी। हैज़ मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, मतलब कि सल्फेट अटैक जो है इस पे नहीं होता है जहां पर डाइकैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है द बल्क डेंसिटी ऑफ द एग्रीगेट डिपेंड्स अपॉन, तो बल्क डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो बल्क डेंसिटी आप देख सकते हैं शेप पे भी डिपेंड करेगी, ग्रेडिंग पे भी डिपेंड करेगी, और कंपैक्शन पे भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर डी आ जाएगा कि बल्क डेंसिटी एग्रीगेट्स की ऑल ऑफ दीज पे डिपेंड करती है। कंपैक्शन जितना ज़्यादा करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है बल्क डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास, ग्रेडिंग जितनी अच्छी होगी उतना जो है हमारे पास ज़्यादा जो है कैविटीज़ नहीं रहेगी, ज़्यादा जो है वॉइड रेशो नहीं रहेगा, उसकी वजह से भी हमारे पास जो है डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हर एक पे डिपेंड करता है। द ओवर रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर
reinforced सेक्शन। तो ओवर reinforced किसे कहा जाता है? द लिवर आर्म विल बी लेस देन द बैलेंस्ड सेक्शन, नहीं। द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्टील विल बी इक्वल टू अलोवेबल स्ट्रेस इन द स्टील। तो ये किस में आ जाएगा? ये अंडर reinforcement में आ जाएगा कि स्टील पहले फेल कर जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन द कंक्रीट विल बी इक्वल टू द अलोवेबल स्ट्रेस इन द कंक्रीट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ओवर reinforced में क्या होता है, पहले कंक्रीट फेल कर जाता है, तो कंक्रीट के लिए स्ट्रेस जो कंक्रीट में रेजिस्ट कर सकता है वो अलोवेबल स्ट्रेस के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो सी आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सेक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बीम सेक्शन किस पे डिपेंड करता है? इट इज सेक्शनल एरिया, इट इज सेक्शन मॉडुलस। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बीम जो है सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करता है। तो ये हर एक को पता ही होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ द बीम जो है वो सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा सेक्शन मॉडुलस होगा, जितना ज़्यादा सेक्शनल मॉडुलस, उतना ही हमारे पास जो है स्ट्रेंथ बीम की ज़्यादा होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट 112th क्वेश्चन जो हमारे पास है, द टर्म बॉन्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मीन्स बाय विच डैश बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज प्रोवाइडेड। तो ये किसको डिफाइन करता है? तो स्लिप को डिफाइन करता है, क्योंकि हम कंक्रीट और कंक्रीट अगर ये भरा हुआ है, इसके अंदर स्टील भरा हुआ है, तो स्टील और कंक्रीट जो है वो स्लिप नहीं करना चाहिए। इसी को हम बॉन्ड कहते हैं। तो स्लिप को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बॉन्ड होना चाहिए कंक्रीट और स्टील में। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हेन द स्लैब इज कंटिन्यूअस ओवर द स्पैन्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज इंड्यूस्ड ओवर। तो अगर आपके पास एक स्लैब है या फिर बीम है, तो वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस स्लैब अगर हमारे पास है, तो कंटिन्यूअस स्लैब में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट या फिर हॉगिंग जिसे कहते हैं, वो इंटरमीडिएट बीम्स पे हमारे पास होती है। तो आपको याद रखना है, जो हमारे पास इंटरमीडिएट बीम्स होती है वहाँ पर हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, और जो एंड बीम्स होता है उसमें भी एक पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है और एक पे पॉजिटिव होती है। इसीलिए आपको, क्योंकि एंड सपोर्ट जो होते हैं वहाँ पर हर एक पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट नहीं होती है, लेकिन जो इंटरमीडिएट बीम्स होते हैं वहाँ पर हमेशा जो है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है। तो इसका इंटरमीडिएट सपोर्ट्स आ जाएगा आंसर। तो 113 का हमारे पास आंसर जो है वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बटरेस इन द वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड। तो हम बटरेस क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो लेटरल सपोर्ट टू द वॉल, लेटरल सपोर्ट टू द स्लैब, लेटरल सपोर्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा लेटरल सपोर्ट टू द वॉल। वॉल को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम बटरेस वॉल्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम अगर ये हमारे पास एक वॉल है तो वॉल के साथ हम ऐसे बटरेस प्रोवाइड करते हैं, तो उससे जो ये वॉल है इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, द शेयर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लान इज। तो प्रिंसिपल प्लान जो होता है हमारे पास, उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू प्रिंसिपल प्लान पे 0 होती है, ये आपको याद रखना है। प्रिंसिपल प्लान क्या होता है? प्रिंसिपल प्लान वो होता है जहां पर हमारे पास जो है मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसे भी प्रिंसिपल प्लान कहेंगे, इसे भी प्रिंसिपल। यहाँ पर जो एक्ट करता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो शेयर फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं करती है। तो ये आपको याद रखना है, प्रिंसिपल प्लान पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अब आ जाते हैं 116, डिसैलिनेशन इज यूजुअली डन फॉर। डिसैलिनेशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? किस टाइप ऑफ वाटर के लिए हम डिसैलिनेशन प्रोवाइड करते हैं? वेल वाटर के लिए करते हैं, लेक वाटर के लिए, रिवर वाटर के लिए, या सी वाटर के लिए? सी वाटर में ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन होती है, इसीलिए सी वाटर के लिए हम डिसैलिनेशन करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? तो 3.15 होती है। ये आपको याद ही रखना है, डायरेक्टली रटा मार के याद रखना है कि हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 3.15 होती है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ MlCl ऑफ द सॉइल, Cl सॉइल लाइज बिटवीन। तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे पास जो हमारे पास सॉइल होती है, जिसके लिए हमारे पास Ml और Cl हम लिखते हैं, तो उसके लिए प्लास्टिसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारे पास प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी होती है जो 4 से 7 के बीच में लाई करती है। तो इसके लिए हम जो है MlCl सिंबल यूज करते हैं। तो हमारे पास जो है इसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 4 से 7 के बीच में लाई करनी चाहिए जब हमारे पास MlCl सॉइल होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं
119th question. Which test is performed in the laboratory to determine the quantity of the subgrade soil used for the flexible pavement? तो flexible pavement के लिए हम लेबोरेटरी में कौन सा टेस्ट करते हैं? तो वो CBR टेस्ट किया जाता है। आपको याद रखना है, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए हम CBR टेस्ट जो है करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज प्रेफर्ड इन द वैली कर्व? तो वैली कर्व के लिए हम कौन सा शेप प्रेफर करते हैं? तो इसके लिए क्यूबिक पैराबोला जो है प्रेफर किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, वैली कर्व के लिए हम क्यूबिक पैराबोला जो है वो प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।